Hello students, today we are going to start our next topic. Today we will learn about the liberal nationalism. What were these liberal? In the previous video we learned about liberal people, what is liberalism. Liber is a Latin word which means freedom, free यानी स्वतंत्र होना. So what was the thinking of, what was the ideology of these liberal nationalists? So liberalism means ideology of liberal people. So they wanted in two spheres. They wanted freedom in two spheres, in political and the other is economic sphere. What is that? Let's first of all talk about liberal ideology towards political sphere. What they wanted in politics. These liberal people wanted that government should be formed, but it should be formed by people, means it should be formed by the consent of people, means whosoever representatives are elected, those should be elected by the people only, and the government should be run according to the consent of the people only. The second thing they wanted to end the autocratic rule, यानी वो ऑटोक्रेटिक शासन को समाप्त करना चाहते थे, ऑटोक्रेसी को समाप्त करना चाहते थे, मोनार्कियल ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे. ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है विच इज़ नॉट चेक्ड और विच कैन नॉट बी चेक्ड. ओके, विच कैन नॉट बी चेक्ड. द पावर विच इज enjoyed by the monarch or the king is not checked is called autocratic government. So they wanted such type of government. They wanted to end the such type of government. So the adoption of constitution, they wanted that there should be new constitution and according to this constitution the government should run. गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट जो है इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, नया संविधान बनाया जाए और इसी के अनुसार जो है गवर्नमेंट को वर्क करना हो. एबोलिशंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि जो इनको प्रॉपर्टी के राइट दिए गए थे उनका समापन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए. व्हाट दे वांटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मींस कानून के सामने ये चाहते थे कि सब लोग इक्वल होने चाहिए, चाहे रिच पीपल हैं चाहे पुअर हैं, ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. मींस नो वन शुड बी ट्रीटेड सुपीरियर एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड इन्फीरियर. बिफोर लॉ और in front of law all people should be considered equal. Equality should be granted to all the people without any discrimination. किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. कानून है तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. ये नहीं है कि एक व्यक्ति फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता है उसके ऊपर वो कानून लागू ना होता और थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर लागू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो ये जो लिबरल लोग चाहते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कानून के सामने सब समान होने चाहिए, और ये प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करना चाहते थे, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहते थे जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट चलेगी या मोनार्कियल सिस्टम चलेगा. और एक्चुअली दे वांटेड टू एंड द ऑटोक्रेसी. वो ऑटोक्रेसी जो ऑटोक्रेटिक रूल था मोनार्क का उसे ख़त्म करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो बने वो कंसेंट के द्वारा बने, यानी गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए. एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ तो मैंने बता ही दिया है आपको. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और वो चाहते कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आप समझते हो कि यानी जो इलेक्टेड वंस हैं, जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट में भेजें और वो पार्लियामेंट के थ्रू चलनी चाहिए. यानी ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए इट शुड वर्क थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि देयर शुड बी वन पार्लियामेंट फ्रॉम फॉर विच दिस पार्लियामेंट मेंबर्स विल बी सेंट बाय द पीपल ओनली. जो मेंबर्स होंगे जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर्स कहेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोगों को इस पार्लियामेंट में भेजा जाए और वो रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को इस पार्लियामेंट के अंदर. तो ये था पॉलिटिकल स्फेयर की बात. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर में किस तरह की फ्रीडम की बात करते थे. ये लिबरल लोग चाहते थे कि फ्रीडम मिले मार्केट के लिए. दे वांटेड फ्रीडम फॉर मार्केट, यानी कि मार्केट में अगर ये व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड चल रहे हैं, तो किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. दे वांटेड दैट ट्रेड शुड बी प्रमोटेड एंड फ्लोरिस्ड, यानी वो चाहते थे कि ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए. फॉर दिस जो टैरिफ बैरियर्स लगाए गए हैं, किसी भी तरह की जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी उनको ख़त्म कर दिया जाए और ट्रेड को फ्लोरिश होने दिया जाए. लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की जो है बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जिससे क्या है मनी का सर्कुलेशन होगा और लोगों के पास आर्थिक तौर पर जो है डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. तो दे वांटेड रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस
ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी कि अगर वस्तुओं का मूवमेंट हो रहा है या पैसे की जो मूवमेंट हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस पर जो स्टेट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती थी, जो रोक कर रखती थी गुड्स एंड कैपिटल की मूवमेंट को रोक कर रखती थी, तो उन चीज़ों को हटा दिया जाए, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाए। इन 1834 एक कस्टम्स यूनियन जॉलरियन वाज फॉर्म्ड, और 1834 में क्या हुआ कि एक कस्टम्स जो यूनियन थी जॉलरियन, वो फॉर्म की गई। जॉलरियन क्या था? एक बार इट वाज अ ट्रेड यूनियन, इट वाज अ कस्टम्स यूनियन, यानी कि ये ट्रेड के लिए बनाई हुई यूनियन थी जिसका नाम जॉलरियन दिया गया था 1834 में। इसका मकसद था कि व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मेन मोटो था। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। और इसके लिए और क्या किया गया कि जो यूनियन थी, यूनियन ने जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो भी टैक्स वगैरह लगाए जाते थे उनको ख़त्म कर दिया, ताकि जो है वस्तुओं के दाम कम रहें और किसी भी तरह के लोगों को इनमें उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़े और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और इन्होंने और एक काम और किया कि जो 30 प्रकार की करेंसी चल रही थी अलग अलग प्लेसेस पर, उसे चेंज करके इन्होंने 2 में बदल दिया, ठीक है, जो रिड्यूस दी नंबर ऑफ करेंसीज, यानी कि जो नंबर ऑफ करेंसी थी फ्रॉम ओवर 30 to 2 कर दिया इन्होंने। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम दे वांटेड इन पॉलिटिकल स्फेयर एंड इन इकोनॉमिक स्फेयर। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ लिबरल पीपल, लिबरल नेशनलिस्ट, दे वांटेड सच टाइप्स ऑफ चेंजेस इन पॉलिटिकल एज वेल एज इन इकोनॉमिक स्फेयर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो नेक्स्ट है जो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अब ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है? जैसे मैंने आपको लिबरलिज्म की बात बताएगी, जो आइडियोलॉजी लिबरल लोगों की थी, लिबर्टी की जो बात करते थे, तो वो लिबरलिज्म कहलाता था। अब ये जो कंजर्वेटिज्म की जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे इनके, ये दे बिलीव्ड इन मोनार्कियल सिस्टम, दे बिलीव्ड इन जो राजा का सिस्टम था, किंग का सिस्टम था, उसमें विश्वास करते थे। मीन्स क्या थे ये रूढ़िवादी लोग थे, ठीक है। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन मोनार्कियल सिस्टम एंड दे डिड नॉट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो पहले जो कंजर्वेटिव रिज़म था वो कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे। एक्चुअली ये किन लोगों के साथ मिले हुए थे, कौन से मेंबर किस ग्रुप के लोग थे, यानी ये राजा के ही लोग थे, राजा को जो बियर करना चाहते थे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, मैंने आपको बताया है आइज़म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी क्या थी? दे बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल थिंग्स, वो पुरानी चीज़ों में विश्वास करते थे, मोनार्कल सिस्टम में विश्वास करते थे, राजाओं के शासन में विश्वास करते थे। तो ये कुल मिलाकर उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जो न्यू कंजर्वेटिज्म क्या आया आफ्टर 1815, तो ये स्टोरी है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट है, यू नो दैट आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब्स, रॉबेस्पियर और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के उसके बाद और जैकोबिन क्लब्स के ख़त्म होने के बाद 1804 में जो है इन्होंने न्यू चेंजेस लाए। नेपोलियन बोनापार्ट शासन में भी आए और 1804 में उसने, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, नेपोलियन कोड दैट वाज आल्सो नोन एज सिविल कोड के नाम से, सिविक कोड के नाम से फेमस था। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सिविक कोड एंड व्हाट वर द नेपोलियन कोड, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड। तो इन different forms question can be asked, but the answer will be the same. So whatsoever changes were brought by Napoleon, these were considered these were known by the name of Napoleon Code. Napoleon Code से ये फेमस था। सो न्यू कंजर्वेटिव, ये जो नए कंजर्वेटिव लोग थे आफ्टर 1815, इन्होंने क्या किया? ये चाहते थे कि ठीक है जी, पुरानी चीज़ों को भी रखा जाए और जो चेंजेस आ रही है उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए, बट दे बिलीव्ड इन ग्रेजुअल चेंजेस, यानी कि वो ग्रेजुअल चेंजेस लाना चाहते थे। ये जो कंजर्वेटिव लोग थे वो चेंजेस तो चाहते थे लेकिन धीरे धीरे चेंजेस लाना चाहते थे, समाज में परिवर्तन तो चाहते थे लेकिन धीरे धीरे से परिवर्तन लाना चाहते। तो इनकी विचारधारा क्या थी, तो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उनके अंदर कंजर्वेटिज्म की फीलिंग आई। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना की। अब व्हाट वाज दिस ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना, वियना वाज अ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, जहाँ पर ये संधि, यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था। ट्रीटी मीन्स क्या होता है? एग्रीमेंट, समझौता होना। क्या हुआ था कि आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू,
ठीक है, जो कि यूरोप का ही हिस्सा था, यूरोप के रशियन पार्ट में था उस समय। तो वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में जो है नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। तो इनको हराता कौन है? ये यूरोपियन पावर्स कौन सी थी? ये यूरोपियन पावर जो थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इनको हराया था। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। सो इन्होंने एक ट्रेटी ऑफ वियना की, वियना के प्लेस पर एक समझौता किया कि अब नेपोलियन तो हार गया है, अब किन प्रांतों पर, किन क्षेत्रों पर किसका अधिकार होगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एक समझौता किया, एक मीटिंग बुलाई, और वो मीटिंग वियना प्लेस पर बुलाई। और इस इनका एजेंडा था कि कैसे, कौन से एरिया पर किसका शासन रहेगा, क्या चेंजेस अब लाई जाएंगी, व्हाट वर द चेंजेस गोइंग टू बी ब्रॉट आफ्टर दिस, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। So main motive was to undo the changes initiated by Napoleon and to restore monarchy. What was their main motto? इनका मेन मोटो था, जो भी चेंजेस इनिशिएट की थी नेपोलियन ने, उनको अंडू कर दिया जाए, ठीक है। जो भी चेंजेस लाई थी उसको दोबारा फिर से उसी चीज़ में ला दिया जाए और मोनार्कियल सिस्टम फिर से लागू करना था। इट वॉज द ड्रीम एंड इट वॉज द मेन मोटो ऑफ दीज यूरोपियन पावर्स। सो अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट वाज द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, या व्हाट वर द फीचर्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, या व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। इन दिस टाइप क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो आंसर जो होगा आपका, फर्स्ट फीचर्स क्या थी ट्रीटी ऑफ वियना की? पहला, रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, बर्बन वंश को स्थापित करना था दोबारा फिर से। यानी पहले लुइस 16 का शासन था, अब लुइस फिलिप को बनाना चाहते थे राजा, ठीक है। तो टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक व्हाटसोएवर टेरिटरीज वर एक्वायर्ड बाय नेपोलियन, यानी जिन भी टेरिटरीज पर नेपोलियन ने शासन स्थापित कर लिया था, जीत लिया था जिन एरियाज़ को, उन्हें वापस ले लिया गया, ठीक है, दोबारा फिर से वापस ले लिया गया। थर्ड, प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और ताकि फ्रेंच जो लोग हैं भविष्य में दोबारा फिर से अपने एरियाज़ को, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड ना कर पाएँ, उन्होंने कई ऐसे प्रिवेंटेड मेजर अपनाए, यानी कि उनको रोकने के लिए कोई कदम उठाए। क्या क्या था? उन्होंने एक बफर स्टेट्स बना दी थी। बफर स्टेट्स कैसे बना दी थी? मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस की बाउंड्रीज पर क्या कर दिया गया, जो अलग अलग एरिया था, ठीक है, इनको अलग अलग जो स्टेट्स थी, बफर स्टेट्स, इसके बॉर्डर पर बफर स्टेट्स बना दी गई, ठीक है। तो ये बफर स्टेट क्या करती थी? फर्दर एक्सपेंशन को रोकती थी, कि ताकि भविष्य में ये छोटी छोटी स्टेट जो है अपनी सपोर्ट के लिए इन यूरोपियन पावर्स ने बना दी, जो इनको सपोर्ट करती थी, ठीक है। तो कभी भी अब फ्रांस हमला करने के लिए आएगा, ये फ्रांस है, तो फ्रांस हमला करने के लिए स्टेट में जाएगा, तो पहले ये इसको यहाँ से होके जाना पड़ेगा, तो ये बफर स्टेट इसको रोकेगा फर्दर एक्सपेंशन के लिए, और इतने में इनको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना, यूरोपियन पावर्स को। तो वो इनके फर्दर एक्सपेंशन को रोकने के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। ये जो स्टेट्स हैं, बफर जो स्टेट्स बनाई गई हैं, वो इनके फर्दर एक्सपेंशन को, बॉर्डर्स पर ये बना दिया गया था, जहाँ जहाँ बॉर्डर्स थे फ्रांस के, उन बॉर्डर्स पर ये स्टेट्स इस्टेब्लिश कर दी गई थी, ताकि जो है भविष्य में जो है फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर सके, विस्तार ना कर सके, अपनी पावर्स को इंक्रीज ना कर सके, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड ना कर सके। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्दर्न इटली, तो ऐसा करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, इसमें ये डिसाइड किया गया कि ऑस्ट्रिया जो है उसे नॉर्दर्न इटली का पार्ट दिया जाएगा। नॉर्दर्न इटली वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, ठीक है। और नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने बनाई थी, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इट वाज लेफ्ट अनटच्ड, इसे अनटच्ड छोड़ दिया गया। जर्मन जो कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का बनाया गया, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब रशिया को क्या मिलेगा? प्लांट, रशिया टू गेट प्लांट, और प्रशिया एज गिवन एन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर पर, इंक्लूडिंग सेक्सोनी, जो है प्रशिया को नए बॉर्डर्स दिए गए वेस्टर्न बॉर्डर पर। तो इस तरह से इनको अलग अलग एरियाज दे दिया गया था। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ वियना। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप पूछ सकते हैं पर्सनली मेरे को मैसेज करके। और आज हमने पढ़ा लिबरल ऑफ नेशनलिज्म के बारे में, न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 के बारे में। और इसमें जो क्वेश्चंस मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिबरल वाला बना लेंगे। व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल पीपल इन पॉलिटिकल स्फीयर अलग से बनेगा, इन इकोनॉमिक स्फीयर अलग से बन जाएगा।
व्हाट वाज न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म, व्हाट वाज लिबरलिज्म, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड और व्हाट वाज द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स. So prepare these questions and answers on your fair notebooks and get it checked by me. अभी कोई प्रॉब्लम हो बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरीज के बारे में, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में एंड डिफरेंट टाइप के रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.